हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे क्लास 12 की द लास्ट लेसन की हिंदी समरी के विषय में। आते हैं, शुरू करते हैं कि आखिरकार ये कहानी कब की है। ये कहानी है फ्रांस की, जहां पर फ्रैंको प्रेसियन ने वार किया था 1870 और 1871, मतलब 1870 से लेकर 1871 तक। और जो फ्रांस पर जो फ्रेसियन था वो विजय पा गए थे, और फ्रेसियन जो थे उन्होंने फ्रांस के दो शहरों के ऊपर कब्जा कर लिया था, एलेसिस और लोरेंस। इन दोनों शहरों पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो वही कहानी है, उसी समय की कहानी है। आते हैं, शुरू करते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम फ्रिंज है। वो अपने स्कूल जाने के लिए बहुत जल्दी में होता है, और वो बहुत डर रहा होता है क्योंकि जो उसके टीचर एम हैमेल हैं उससे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछने वाले थे। लेकिन जो फ्रेंच बच्चा होता है उसे पार्टिसिपल पर कुछ भी, एक भी शब्द नहीं मालूम होता है। मतलब पार्टिसिपल के बारे में फ्रेंच को एक भी शब्द नहीं मालूम होता है। वो जिस दिन वो जा रहा होता है, जो फ्रेंच बच्चा जा रहा होता है, वो दिन बहुत सुहावना होता है, धूप खिली होती है, और जो पक्षियां हैं वो जंगल के किनारे बैठी हुई चहचहाती रहती हैं। और जो सैनिक हैं, जो फ्रेसियन सैनिक हैं, वो आरा मशीन के पास डील करते हैं या परेड करते हैं। ये जो फ्रेंच बच्चा है, एक मन सोचता है कि मैं इन्हीं सभी स्थानों पर अपना घूम के समय व्यतीत कर दूं और मैं विद्यालय न जाऊं। लेकिन फिर वो विद्यालय जाने लगता है। जब वो आगे पहुंचता है तो वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है। जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत बड़ी क्राउड है, मतलब बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। ये बुलेटिन बोर्ड वही था जहां पर 2 सालों से बुरी खबरें आती थी कि जो फ्रांस है वो युद्ध हार गया है, और अभी जो सैनिकों की भर्ती है वो चालू है। लेकिन फ्रेंच वहां पर रुका नहीं, उसकी ओर कोई ज्यादा नोटिस नहीं दिया, और वो स्कूल की ओर बढ़ने लगा। जो फ्रेंच है वो कहता है, समानता जो हमारा स्कूल होता था, प्राय हमें गलियों में उसकी शोरगुल की आवाज सुनाई देती थी। डेस्क और बेंचों के बंद होने की, खिड़कियां बंद होने की आवाज सुनाई देती थी, और बच्चों के पाठ के रिवीजन करने की आवाज सुनाई देती थी। अध्यापक के मेज पर डंडा पटकने की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। आज जो हमको गलियों में किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। और जब फ्रेंच कहता है, जब मैं एम हैमेल के बगीचे में पहुंचा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आज मानो जो स्कूल है वो संडे मॉर्निंग जैसा था। कि जो फ्रेंच बच्चा है वो अपने कमरे के पास पहुंचता है तो खिड़की से देखता है कि जो उनके अध्यापक एम हैमेल हैं वो अपनी क्लास में एक रूल का डंडा लिए हुए क्लास में इधर से उधर घूम रहे थे। और जो बच्चे हैं वो चुपचाप बैठे, जो उसके साथी थे वो अब पहले ही अपनी बेंच में बैठे पाठ का रिवीजन कर रहे थे। इसी दौरान जो फ्रेंच है वो चुपचाप क्लास में आने की कोशिश करता है। तो एम हैमेल उसको देख लेते हैं, कहते हैं, लिटिल फ्रेंच, तुम जल्दी आ जाओ और अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। हम तुम्हारे बिना ही ये अंतिम पाठ शुरू करने वाले थे। जब फ्रेंच अंदर जाता है और बैठता है तो इधर उधर नजर डालता है, देखता है कि जो क्लास थी, जो स्कूल था, बिल्कुल सोलेमन था, बिल्कुल क्वाइट था, बिल्कुल शांत था। तभी जो फ्रेंच होता है, जो बच्चा होता है, उसकी नज़र पीछे कमरे में पड़ती है तो वो देखता है कि जो पीछे क्लास की जो मेरी बेंच होती थी, जो पहले कभी खाली होती थी, वो आज भरी हुई है। वहां पर गांव के हौसर, पोस्टमैन और मेजर आकर बैठे हुए थे, जो एम हैमेल के 40 साल सर्विस की क्या करने आए थे? सम्मान प्रकट करने आए थे। तो उसके बाद जो मेरे अध्यापक होते हैं, फ्रेंच कहता है, जब जो मेरे अध्यापक होते हैं एम हैमेल, वो भरते हुए, दुख करते हुए सीधा जाते हैं और अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों, ये आज तुम्हारा लास्ट लेसन है, अंतिम पाठ है, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा।
क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि एलएसएस और लॉरेंस के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी और मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा और कल यहाँ एक नया अध्यापक आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंची ये बात सुनता है उसके शौक सा लग जाता है और कहता है कि मैं फिलहाल पहले इस भाषा से, फ्रेंच भाषा से नफरत करता था, लेकिन अब मैं इसको सीखने लगा था, मुश्किल से मैं इसको जानने लगा था। जो मेरी इतिहास की संतों की बुक थी जो मुझे भारी लगती थी वो अब मेरी मित्र बनने लगी थी। अब मैं इन्हें कैसे सीखूंगा और मैं एम हैमेल के जितने भी रूल्स थे मैं उनको सभी को, जो उनके क्रैकी जोक थे मैं उनको सभी को भूल जाऊंगा। अब मैं इनको कैसे सीखूंगा। इसी दौरान जब जो फ्रेंच बच्चा होता है जब ये सारा कुछ सोचता रहता है तभी एम हैमेल फ्रेंच से पूछते हैं कि तुम मुझे पार्टिसिपल पर कुछ बताओ। तो जो फ्रेंच बच्चा होता है, पहले ही हमने बताया कि फ्रेंच बच्चे को पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं पता होता और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो एम हैमेल उसे डांटते नहीं हैं बल्कि कहते हैं कि इसमें हम सब लोगों की गलती है, क्योंकि एलएसएस के लोगों की, जो एलएसएस के लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों की ये आदत है कि हम अपने कार्य को कल के लिए टाल देते हैं और कहते हैं इसमें केवल तुम्हारी ही गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे माता पिता की और मेरी स्वयं की गलती है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता कुछ पैसे कमाने के लिए तुम्हें कारखाने में भेजना चाहते थे और मैं और मेरी, जो एम हैमेल है वो कहते मेरी गलती ये है कि जब कभी भी मैं पाठ पढ़ाता था तो मैं तुम्हें अपने बगीचे में पानी डालने के लिए भेज देता था और जब कभी भी मेरा मन मछली पकड़ने का होता था तो मैं स्कूल की छुट्टी कर देता था। इसमें हमारी केवल एम हैमेल जो है वो कहते हैं इसमें तुम्हारी बेचारे मतलब पुअर फ्रेंच तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। फिर उसके बाद एम हैमेल कहते हैं अपने भाषा के विषय में बताते हैं कि ये जो फ्रेंच भाषा है, ये जो भाषा है वो बिल्कुल क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे अच्छी भाषा है। और कहते हैं कि अगर कोई भी देश अपनी भाषा को सीख जाता है तो वो उस गुलाम की जंजीरों से तोड़ने के लिए उसकी एक चाबी होती है, मतलब उस गुलाम की जो ताला लगा होता है उसकी वो भाषा एक चाबी के समान कार्य करती है। अब यहाँ पर क्योंकि एम हैमेल जो है उनको फ्रेंच अच्छी लगती थी, उनकी देश की भाषा थी, इसलिए कहते, क्योंकि सभी देश के लोगों की अपनी अपनी स्वयं की भाषा अच्छी लगती है। तो एम हैमेल जो है वो फ्रेंच को समझाते हुए और पूरे क्लास को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो फ्रेंच भाषा है, जो फ्रांस भाषा है, जो फ्रांस की जो फ्रेंच भाषा है वो संसार की सबसे सुंदर और लॉजिकल और स्पष्ट भाषा है। और कहते हैं कि यह जो भाषा है यह हमें गुलामों की जंजीरों से तोड़ने के लिए एक चाबी के समान होती है। फिर उसके बाद एम हैमेल हमको वर्णमाला, फ्रेंच के जो वर्णमाला होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, उनका रिवीजन करवाते हैं। उसके बाद रिवीजन करने के बाद हम लोगों का लिखने का कार्य शुरू होता है। तो एम हैमेल जो होते हैं वो हमारे लिए उस दिन एक विशेष प्रकार की कापियां लेकर आते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है हाथ से फ्रांस एलएसएस, जो एक फ्रांस के झंडे के समान प्रतीत होते हैं। फिर हम सभी लोग लिखने का कार्य चालू कर देते हैं। उसी दौरान मैं लिखने के लिखते समय मैं बीच बीच में देखता हूं कि जो हमारे अध्यापक एम हैमेल हैं वो पूरी कक्षा को एकटक निगाहों से देख रहे हैं, जैसे वो सारी चीज़ों को अपने मन में संयोग लेना चाहते हैं, अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। और मैं देखता हूँ कि एम हैमेल एक विशेष प्रकार का कोट पहने हुए थे जो वो कभी प्रशिक्षण में या समारोह में पहनते थे। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो पूरी कक्षा है वो बिल्कुल शांत है, केवल हमारे लिखने की आवाज़ आ रही थी और किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर अचानक मेरी नज़र अब मेरे कक्षा के छत के ऊपर पड़ती है जहाँ पर कुछ कबूतर बैठे गुटुरगू गुटुरगू कर रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ, फ्रेंच कहता है कि मैं सोचता हूँ कि क्या जर्मन के लोग इन्हें जर्मन में गीत सिखा देंगे, गाना
गाना सिखा देंगे। फिर उसके बाद लिखने का कार्य समाप्त होने के बाद हमारा इतिहास का कार्य चालू होता है, इतिहास के पढ़ने का काम चालू होता है। और फिर उसी दौरान मैं सोचता हूँ, जो फ्रेंच है वो कहता है, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, केवल यही परिवर्तन हुआ है कि जो हमारी खुरदुर बेंच थी, जिनमें नोक निकली हुई थी, जो बेंचें थी जो बेकार थी, वो बैठे बैठे क्या हो गई हैं, चिकनी हो गई हैं। और जो लताएं थी, जो छोटी लताएं थी, अब वो छत तक बड़ी होकर पहुंच गई हैं। जो पेड़ छोटा था वो बड़ा हो गया है, और बाकी यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तभी मैं सुनता हूँ कि जो एम हेमल की बहन है वो कपड़ों को पैक कर रही है, सामान को पैक कर रही, मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद जो हमारे वृद्ध अफसर होते हैं वो उठते हैं और अपनी अल्फ़ाबेट की पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं। वो ऐसा पढ़ते हैं मानो वो रो रहे हों, वो ग्रीफ कर रहे हों, ऐसा पढ़ते हैं। उस समय मुझे हंसी आती है, लेकिन वो एम हेमल के 40 साल सम्मानपूर्ण सर्विस के लिए दुख प्रकट कर रहे थे। फिर उसके दौरान चर्च की घंटी बजती है और जो सैनिक होते हैं वो हमारी खिड़कियों के पास से गुजरते हैं। तभी एम हेमल जो होते हैं वो कुर्सी से उठते हैं और ब्लैक बोर्ड की ओर जाते हैं और बेंच से चाक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, जितना उनसे संभव हो सकता है उतना लिखते हैं, व्यू ला फ्रेंच, लॉन्ग लिव फ्रेंच। इसका मतलब ये होता है लॉन्ग लिव फ्रेंच, लॉन्ग लिव फ्रेंच, जो फ्रेंच का जीवन काल हो वो बहुत बड़ा हो, या फ्रांस जिंदाबाद, ये लिखते हैं। और कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो तभी उनका गला रुक जाता है। वो अपने सिर को दीवार की ओर कर लेते हैं और दुख करते हैं और कहते हैं, द क्लास वाज एंड, कक्षा समाप्त हो गई है और सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। यही थी हमारे द लास्ट लेसन की हिंदी समरी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।